अगर प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल, उसके पहले पौने 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, वो अलग मसला है। लेकिन अगर इन 12 सालों के अगर डिफाइनिंग पिलर्स अगर हमें देखने हों, 90 का क्राइसिस भी आप याद रखें, ये शुरू हो गया था इंदिरा जी जब दोबारा सत्ता में आई 83 ऑनवर्ड्स। तो उसके बारे में आईजी पटेल से लेकर और 85 ऑनवर्ड जितने रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, सबने भारत सरकार को लिखा था कि हम किस ओर जा रहे हैं बैंकरप्ट होने के लिए। इस सरकार में मैंने देखा कि कई सारे वो सेक्टर जिसमें जो एजुकेशन के अंदर, इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। 82 ऑनवर्ड्स और खास तौर से 85 ऑनवर्ड्स जितने प्राइम मिनिस्टर रहे और वित्त मंत्री रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह इंक्लूडिंग, सबसे अधिक गंभीर दोषी और मुजरिम। 2007 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उसके पहले पावर थेफ्ट को लेकर उन्होंने काफ़ी बड़ा अभियान छेड़ रखा था। कई लोगों ने, यहाँ तक उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी आके डराया कि सौराष्ट्र में किसान जो सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है। कि इस देश में खुली नकल कराने की किसने व्यवस्था की? जाति पर वाइस चांसलर बनाए जाए, जाति पर प्रोफेसर बनाए जाए। ये शुरुआत कब से हुई साहब? 60 से शुरुआत हुई। राजनाथ सिंह जी को चुनाव हारना पड़ा क्योंकि वो ईमानदारी से परीक्षा कराना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, लोगों ने खुला आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल हो चुके हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार शपथ ली थी। उसके पहले पौने 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। वो कार्यकाल शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2001 को। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मोटे तौर पर करीब 25 साल का प्रशासनिक अनुभव सीएम से पीएम तक। जब हम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ कंपेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हम लोगों ने दोनों के अलग अलग मुद्दों पर, इंपॉर्टेंट जो इश्यूज थे, दोनों के परफॉर्मेंस की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल, उसके पहले पौने 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, वो अलग मसला है। लेकिन अगर इन 12 सालों के अगर डिफाइनिंग पिलर्स अगर हमें देखने हों, जिससे कि मोदी का ये शासन जो है डिफाइन होता है, तो किन किन बिंदुओं की तरफ आप ध्यान देना चाहेंगे? ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि पंडित जी के ज़माने में हमारी कंट्रोल्ड और कमांड इकोनॉमी शुरू हुई। जी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कहते थे, जिसके बारे में राजगोपालाचारी ने कहा कि ये लाइसेंस कोटा परमिट राज है, इंटरप्रेन्योरशिप को ख़त्म करने का राज है। पंडित जी को बहुत उससे उम्मीदें थीं। हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसको मानते थे कि आधुनिक भारत के मंदिर मस्जिद और वो है, पर वो अंत में पहुँचे कहाँ? जी, 90 आते आते तक उसी कमांड इकोनॉमी का देन था कि भारत बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच गया। मैं बातचीत के शुरू में स्पष्ट कर चुका हूं कि पंडित जी के एरा को, नेहरूवियन कॉन्सेंस को, कमांड इकोनॉमी को मैं मानता हूं कि एक तरह से 90 में झटका जरूर आया गंभीर, पर वो 2014 मोदी जी के आने के पहले तक रीति नीति लगभग वही रही। पर 90 का क्राइसिस भी आप याद रखें, ये शुरू हो गया था इंदिरा जी जब दोबारा सत्ता में आई 83 ऑनवर्ड्स। तो उसके बारे में आईजी पटेल से लेकर और 85 ऑनवर्ड जितने रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, सबने भारत सरकार को लिखा था कि हम किस ओर जा रहे हैं बैंकरप्ट होने की ओर। तो और इंडिया ने जब वो बैंकरप्सी देखी, आप उस समय भी बहुत क्लोज क्वार्टर से उसको देख रहे थे। देखा है और उसको लिपिबद्ध भी किया है चंद्रशेखर जी की पुस्तक में। और कैसे, और इसमें चंद्रशेखर का अपना रोल तो कोई नहीं था। दूसरों के, मैं क्या कहूँ, मैंने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच करके हमारे ऊपर दायित्व न आए, सबने काम किया। ये ब्लेम मैं लगाना चाहूँगा आपके माध्यम से। जब वो प्रस्ताव लेकर के तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्रा आए, तो चंद्रशेखर जी ने देखा। उसके पहले की कहानी है कि वित्त सचिव आए, विमल जालान तब शायद होते थे। शपथ लेते ही उनसे मिलने के लिए गुजारिश करने लगे। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया, क्या बात है, और तो देश में ये हालत है, इतना वो है, कगार, बैंकरप्सी के कगार है। तो उन्होंने कहा कि मेरे आने के पहले इतने लोगों ने क्या किया? कहा कि सबने कहा ये फाइल आगे के लिए रख दिया। मैं मानता हूँ कि देश की जिम्मेदारियों को, कठोर डिसीजन लेने से जो लोग बचते हैं वो देश के साथ न्याय नहीं करते। इसलिए 82 ऑनवर्ड्स और खास तौर से 85 ऑनवर्ड्स जितने प्राइम मिनिस्टर रहे और वित्त मंत्री रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह इंक्लूडिंग, सबसे अधिक गंभीर दोषी और मुजरिम हैं इस बैंकरप्सी के। ये चंद्रशेखर जी पर छोड़ दिया गया। तो उन्होंने कहा, नरेश चंद्रा ने, कि जो उनका लिखित वो है हिंदू में लेख, उसमें जिसका मैं तर्जुमा बता रहा हूँ वहाँ से, कहा कि सर आपके सामने दो ही रास्ते हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा मैं उस रूप में याद नहीं किया जाना चाहता
जिसने देश के सोना गिरवी रख दिया। तो उन्होंने कहा कि सर आपके सामने दो ही रास्ते हैं, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। क्या आप इस रूप में याद किया जाना चाहेंगे कि आपके समय में देश बैंकरप्ट हुआ? तो उन्होंने अपना निजी पॉलिटिकल कैरियर जानते समझते हुए दांव पर लगा दिया कि देश की अस्मिता बचानी है। और बड़ा एक देहाती लैंग्वेज में लोगों को उन्होंने कहा कि घर में गांव की महिलाओं के जेवर होते हैं, तो जब खेत हमारा कोई कर्ज और प्रॉब्लम आती है तो हम रेहन रखते हैं और फिर कमा करके छुड़ाते हैं। तो हम भारत का सोना, वो भी कॉन्फिस्केटेड सोना था, आप याद रखें, तस्करी से बाकी चीज़ें से, जो चंद्रशेखर जी के ज़माने में बाहर भेजा गया, जब 3 हफ्ते के लिए भी आपके पास फॉरेन पेमेंट का वो नहीं था। पर जब नरसिंह राव जी तुरंत सत्ता में आ गए, उसके बाद रिजर्व बैंक से सोना और भेजा गया, वो अलग एक प्रसंग है। तो ये परिणाम था, इस पर आईजी पटेल ने वार्न किया था बहुत पहले, 84-85 के आसपास, कि हम जिस तरफ जा रहे हो डेट ट्रैप है, क्योंकि हायर रेट पर इंटरेस्ट बाहर की जो वित्तीय संस्थाएं उनसे ली गई शॉर्ट टर्म लोन। वो लोन क्या था, मतलब एक तरह से मैं कहूं कि वो कंजम्पशन ओरिएंटेड या पॉपुलिस्ट स्लोगन के लिए। और जब मोदी जी के पास वक्त आया, आप इसका ज़्यादा बताएंगे, गुजरात में जब एक तरफ तत्कालीन विरोधी दल ने कहा कि मैं बिजली मुफ्त किसानों को दूंगा, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम शुल्क भी लेंगे लेकिन क्वालिटी बिजली देंगे, और जनता उनके साथ खड़ी हुई। अगर मैं सही हूं तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2007 के जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे और उसके पहले पावर थेफ्ट को लेकर उन्होंने काफ़ी बड़ा अभियान छेड़ रखा था। कई लोगों ने, यहाँ तक उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी आके डराया कि सौराष्ट्र में किसान जो सबसे बड़ा वोटिंग ब्लॉक है, और अगर उसमें गुजरात स्टेट रोडवेज की जो बसेज होती थी उसमें जो है ऐसे हथकड़ी में पहना हुआ दिखाया जाता कि जो भी पावर थेफ्ट करेगा वह जो सो हथकड़ी उसको पहनाई जाएगी। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनका एक कन्विक्शन था कि कोई भी समाज किसी चोरी को पसंद नहीं करता। अगर हम क्वालिटी अगर दे रहे हैं, अगर हम अनडिरप्टेड पावर दे रहे हैं, तो फिर जो है सो उसके लिए शुल्क लिया जा सकता है। इस तरह की चोरी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। और मुझे लगता है कि वो कन्विक्शन उनका इतना मजबूत था कि तमाम भ्रांतियों के बावजूद, तमाम जो है सो, एक पार्टी में भी कई लोग डरे हुए थे। 2007 का चुनाव आपको ध्यान होगा, मैसिव मैंडेट से उन्होंने। तो आपकी बात से 2 निष्कर्ष मैं निकाल सकता हूं। कन्विक्शन की राजनीति, कन्विक्शन की राजनीति, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पावर। किसी कीमत से पावर चाहिए। दूसरा, स्टेट्समैन और लीडर में फर्क। लीडर हमेशा पास दूर नहीं देखता, वो पास देखता है। तो नरेंद्र मोदी जी को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, मेरे इस कहने के बाद आप खुद तय कर लें। ही इज ए स्टेट्समैन। थोड़ा बैंक लोन राइट ऑफ कर दें, थोड़ा कुछ इधर उधर कर दें, बैंकों में जो पैसा बैड एंड डाउटफुल बन रहे हैं उनको खत्म करें, और हम वोट पालें। एक तरफ ये राजनीति, दूसरी तरफ नहीं, हम दूरदृष्टि से देश को बनाएंगे। तो उसका फर्क क्या पड़ा? एक पहले का ओ एरा था, जो मैं बताया कि कमांड इकॉनमी का जो दौर था, पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचा। जब मैं ये बता रहा हूं आपको एक झलक भारतीय इकॉनमी की, तो 2 चीज पहले ही उल्लेख कर, ये कोविड के बाद हुआ। कोविड की भी सफलता अद्भुत है, वो अलग कहानी है। रूस यूक्रेन विवाद के बाद, गल्फ वॉर का सप्लाई चेन ध्वस्त हो जाने के बाद, जबकि आज दुनिया ग्लोबल इकॉनमी है, उसके बाद भारत का ये परफॉर्मेंस है। क्या है? आज़ादी के 60 वर्षों बाद 2007 में आप 1 ट्रिलियन इकॉनमी बने, 67 वर्षों बाद 14 में आप 2 ट्रिलियन इकॉनमी बने। 2007 तक आपको 2 ट्रिलियन इकॉनमी बनने में आज़ादी के कितने वर्ष लग गए आप जोड़ लें। 2019 में आप 3 ट्रिलियन इकॉनमी हो गए। कोविड के दौरान भी 14 से 19 के बीच 5 वर्षों में, और आज जहां पहुंचे 4.18 ट्रिलियन। हमने जापान को सरपास किया, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। ये जब मैं फिगर दे रहा हूं तो गल्फ वॉर के पहले के फिगर क्लियर रखिएगा, उसका एक अपना इंपैक्ट। 2030 तक हमने $7.3 ट्रिलियन का सपना देखा, बिफोर दिस गल्फ क्राइसिस। उसके बाद भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है आज। मैं ये फिगर बता रहा हूं आपको जनवरी 26 तक की। गल्फ वॉर का क्या असर उसका होगा, अपना एक इम्पैक्ट है, वो दिखाई देगा, बट ये टेम्पररी है। पर हम 25 तक कहां पहुंचे कोविड के बावजूद और यूक्रेन युद्ध के बावजूद, जब 5000 प्रति बोरी आपको यूरिया हो गया। हमने इस बीच में देश में 7 फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाई साहब। हमने कैसे चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश की है, इस पर कोई गौर नहीं करता। और बाहर में अगर 5000 रुपये बोरी मिलता है तो भारत में 300-400 रुपये। क्या
भारत सरकार की दूरदृष्टि रही है, मैं इसका उल्लेख करता हूँ। IMF की रिपोर्ट थी जो जनवरी के आसपास की हाल की। एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ 25, इंडिया विथ GDP of USD 4.8 had surpassed Japan to become world's fourth largest economy. And it poised to displace Germany from the third rank in the next 3 years with a projected USD 7.3 trillion by 2030. ये जनवरी 26 के पहले का आकलन है, जनवरी 26 तक का। भारत में UPI दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट है। हमने ढूंढा, आपको याद होगा एक प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं राजीव जी ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम जो भेजते हैं वो 15 पैसा नीचे पहुंचता है, लेकिन असहाय कुछ नहीं। आज सुनता हूं 48-50 लाख करोड़ रुपए सारे प्रोजेक्ट में लोगों को गए हैं DBT के माध्यम से। आप वो फार्मूला लगा लीजिए तो 50 करोड़ में 7.5 लाख करोड़ ही लोगों तक जाता है ना ब्रजेश जी। आज भारत की जनता का अंदर से परचेजिंग पावर जो बड़ा विकास दिखाई देता है वो इन कारणों से। मुझे बताइए, जिस सदन के आप डिप्टी चेयरमैन है, उस सदन के एक बड़े सम्मानित सदस्य जो कि पूर्व की सरकार में वित्त मंत्री तक रहे, उन्होंने जब UPI लॉन्च किया इस सरकार ने, तो उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया कि इस देश में कौन जो है ये कैशलेस कर पाएगा, कौन ये UPI कर पाएगा। उसकी जगह आज मेरे ख्याल से आप जिस एफिल टावर की बात कर रहे थे उसके सामने भी UPI लोग यूज कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन मार्क ही नहीं लगाया, कहा कि ये अव्यवहारिक, कहीं टेलीफोन लाइन है, बिजली है, कनेक्टिविटी है, आपको स्पीच जरूर देश को पढ़ना और याद करना चाहिए। मैं जब हमारा टर्म सेकंड खत्म हो रहा था तो मैंने कोट किया कि जब मैं सदन में आया था और तब हम विपक्ष में थे, तब जो भी सरकार डिजिटाइजेशन से लेकर टेक्नोलॉजी के प्रयोग कर रही थी उस पर ये सवाल उठाए जा रहे थे। आज हम UPI में दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट करने वाले देश हैं और दुनिया के 50% जो लगभग, मैं अंदाज से कर रहा हूँ, वो पेमेंट, रियल टाइम पेमेंट भारत में हो रहा है। हम दुनिया को लीड कर रहे हैं। हमारे इस पर दुनिया के स्टेट्समैन आते हैं, स्तब्ध होते हैं कि कैसे ये पेमेंट का हम लोगों ने माध्यम, यानी जैम जो कहते हैं ना आप, जैम ट्रिनिटी जो कहते हैं, ट्रिनिटी, वो कैसे साकार किया है। आज वही बताया आपको, UPI में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। उस आलोचना और उस दृष्टि के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। याद होगा कोविड में जब वैक्सीन हम बना रहे थे, हर आदमी को प्रोफेसर बलराम भार्गव की किताब पढ़नी चाहिए, गोइंग वायरल। क्या देश के अंदर से साफ विरोध होता था। उस व्यक्ति ने लिखा है कि मैकाले माइंडसेट कैसे मीडिया में भी काम कर रहा था और हमारे वैज्ञानिक कैसे निराश होते थे। तो आप आगे पाएंगे कि डिकोलोनाइजेशन में सबसे जो इस प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, गुलामी की मानसिकता से निकलना है। वो यही मानसिकता है कि हम अपने वैज्ञानिकों पर डाउट करने लगे। तो उन्होंने कहा एक दिन मजाक में अपने वैज्ञानिकों से कि भारत बायोटेक के आगे भारत हटा दो, कोई और नाम रख लो। ये स्थिति थी। आज भारत दुनिया का दूसरे नंबर का स्टील प्रोड्यूसर है। पैंडेमिक की जो बात की, मुझे याद है जब ये हो रहा था तो उसी दौर में एक किताब ही आई, द एज ऑफ पैंडेमिक्स, और उसमें ये लिखा हुआ था कि इसके पहले की जितनी भी महामारियां आई थी उसमें भारत का जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन होता था, ग्लोबल जो डेथ हुआ करती थी वह 10% से लेके 50% तक हुआ करता था। ये पहला ऐसा पैंडेमिक रहा जहाँ पर कि इतनी कम मौतें हुई, यानी कि इस तरीके से तैयारी की गई थी, इस तरीके से वैक्सीनेशन हुए कि मिनिमल इम्पैक्ट पड़ा। मुझे लगता है कि कभी किसी ने शायद सोचा नहीं। आप शायद भूले नहीं होंगे, पश्चिमी मीडिया ने जो कहना शुरू किया, सबसे अधिक डेथ भारत में होने वाली है, सबसे अधिक इकोनॉमी कोलैप्स कर जाने वाली है। जब भारत के टीका की खबर आ गई तो किन लोगों ने विरोध किया, किन बड़े नेताओं ने, मैं कोट नहीं करना चाहता, हमने अपने ही उसमें लिया। लिखा है बलराम भार्गव ने, वो साइंटिस्ट हैं, वो एक ही दो जगह प्रधानमंत्री का उल्लेख किए हैं कि जिस दिन उन्होंने टीका लिया और जिस दिन कहा जय विज्ञान, और हम वैज्ञानिकों से कहा कि वैज्ञानिक जो कहेंगे उस अनुसार हम चलेंगे। क्या लोग साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं। द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, मैंने हम उस वक्त के जो इसका देख रहे थे, वन ऑफ द वेरी नोन मैन, उन्होंने अपनी किताब में ये सारी लिखी। उस पर फिल्म भी बना है नाना पाटेकर का, द वैक्सीन वार। देश के हर आदमी को देखना चाहिए। और आप याद रखिए कि दुनिया को दो लॉबीज बहुत मजबूती से संचालित करती रही हैं, दवा लॉबी और हथियार लॉबी। दोनों लॉबियों को भारत ने 14 के बाद चुनौती दे दी, अपने काम से बिना कहे। गांधी जी का सिद्धांत था, हमारा काम बोले, तो 14 के बाद हमारे काम ने बोला। जब हमने टीका बना लिया तो ये जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, 2-3 वर्ष या 4 वर्ष पहले आपको याद होगा दावोस में मीटिंग हुई, तो उनके जो CEOs आए, उनसे जब पूछा जाने लगा कि आप कई दुनिया के देशों की
मतलब उनकी सॉवरेनिटी आप इंडेमिनिटी के रूप में ले रहे थे। भारत में जो किताब लिखी इन्होंने, वल्लभ भार्गव ने उसमें उल्लेख किया कि अगर हमने टीका नहीं बनाया होता तो हमारा कैसे आर्थिक शोषण होता, ये आप कल्पना करिए। और सिर्फ वही एक किताब नहीं, जहाँ तक मुझे याद है कोविड पर 3-4 किताबें आई है। एक मिस्टर शर्मा जो विशाखापट्टनम में जो रातों रात आपके यहाँ वेंटिलेटर नहीं बनते थे, बाकी चीज़ों कैसे बनने लगे। एक मिस्टर पिथोडे हैं जो आईएएस अधिकारी हैं थे पहले भोपाल में कलेक्टर, उनकी वो 3-4 किताबों को पढ़िए तो भारत में कैसे साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ और कहा गया कि ये दूसरा व्हाइट रिवॉल्यूशन एक तरह से या ग्रीन रिवॉल्यूशन है दवाओं के बनने का। उन किताबों में उल्लेख है, वो कभी किसी को देखना चाहिए। पर आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे स्टार्टअप इकोसिस्टम भी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है ब्रिजेश जी। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और इसमें जोड़ दूँ, जो हमारा ये वंदे भारत ट्रेन बनी उसकी बड़ी मज़ेदार एक सूचना है, लोग कम जानते हैं। जब रेलवे के 75 वर्ष पूरे हुए तो द वीक में वो मैंने पढ़ा, जो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, उसमें उस वक्त जो इंचार्ज थे मिस्टर मनी करके, वो रिटायर हो गए, लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं सॉफ्ट फ्लोर पर अपने यहाँ जो डिज़ाइन होते हैं डब्बे वगैरह देख रहा था, तो हमारे जो डिब्बे बन रहे थे उनमें अच्छी तरह दरवाजे बंद नहीं होते थे लोकल्स वगैरह के। तो मैं बड़ा पर्टर्ब था, दिन भर देखा नहीं हुआ, अलग अलग वेंडर्स बुलाए थे, नहीं हुआ। तो मैं निराश होकर सामने अपने कार में बैठने जा रहा था तो मुझे एक दूर आदमी दिखा, वो सामान्य आदमी था, कोई सॉफ्ट फ्लोर पे काम करने वाला रहा होगा। एक मुड़ा तोड़ा कागज़ दिया, कहा कि इस तरह से आप ट्रेन की डिज़ाइन करिए, एरो डायनेमिक्स कुछ बना कर दिया। कहेगा मैं आया, उसके बाद क्रांति हुई। आज तक वो आदमी फिर मुझे मिला नहीं, मैं खोजता रहा। उसके बाद भारत ने अपने डिब्बों को डिज़ाइन शुरू किया स्वदेशी में, और 3 गुना कीमत पर जो बाहर से डब्बे आ रहे थे वो भारत ने बनाना शुरू किया। अपना जो 4-5 वर्ष में आता वो 18 महीने में बनाना शुरू किया। ये एक चीज़ जो छोटी हुई है ना, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। ट्रेन के लाइनों का प्रोटेक्शन, जो ट्रेन की ज़मीनें थी उनको घेरना, मैं इससे बोलूँ तो काफ़ी लंबा होगा सफाई वगैरह पर तो, लेकिन आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा सबसे राइस प्रोड्यूसर है। डीबीटी पेमेंट आप समझ रहे हैं, रेलवे परिवर्तन समझ रहे हैं, रेल में रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर हम कैसे बढ़ रहे हैं। पहले रक्षा सौदे में हुए भ्रष्टाचार को मैं दोहराना नहीं चाहता। इसमें जो ये डेटा आप तमाम पढ़ रहे हैं, डिफेंस और डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ों को, एजुकेशन जो है सो एक तरह से कोर इशू रहा है कि एजुकेशन जो है, और उसमें अक्सर याद किया जाता है कि भाई नेहरू के ज़माने में IITs जो है खुले, एम्स खुले। इस सरकार में मैंने देखा है कि कई सारे वो सेक्टर जिसमें जो एजुकेशन के अंदर, इसके बारे में कभी सोचा नहीं है किसी ने। कभी फोरेंसिक जो है, और ख़ासतौर पे डिजिटल फोरेंसिक अपने आप में इतना बड़ा स्ट्रीम हो सकता है, ये शायद किसी ने मेरे ख्याल से जो है इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो भी एजुकेशन का सब्जेक्ट हो सकता है। आपको याद होगा कि मतलब 14 के पहले बात होती थी कि हमारे जितने कानून हैं, मतलब वो 3 कानून जो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, CRPC से लेकर ये शुरू से बहस हो रही थी 48 के बाद भी कि अंग्रेजों का कानून क्यों लदा हुआ। वो तीनों नए कानून बन गए। ये BNS से लेकर फॉरेंसिक वगैरह का जो कह रहे हैं, उससे इतना कन्विक्शन रेट तेजी से बढ़ेगा कि आप देखेंगे। पर उल्लेखनीय बात स्पेस सेक्टर में जो ब्रिजेश जी हुई है, ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम से मैं उस पर लौटता हूँ। हमारे स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उसको अब दावोस में कोट किया जाता है कि भारत कैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में रिमार्केबल काम कर रहा है, उसे GDP में कैसे सुधार हो रहा है। पद्म पुरस्कारों की चर्चा तो ना करूं, आप तो उस कमेटी में रहे हैं। नहीं, मैं ये पहले भी निवेदन किया था कि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कोई मेरे अलावा नहीं जानता था। मेरे घर में कई चीज़ें हैं जो मेरे अलावा कोई जानता नहीं, क्योंकि ये राजकाज का धर्म है जिसका निर्वाह करना मेरा दायित्व है। पर उसका मोटो पहले दिन से तय था कि कॉमनेस्ट ऑफ कॉमन, जो असल नायक है उसको आप करिए। कोई कभी फिगर निकाल कर देखे, जंगल में रहने वाले, आदिवासी, गरीब, गुरबे, और लोग कहते हैं कि धर्म के चश्मे से कितने मुस्लिम भाइयों को, कितने दूसरे उसको उसमें बिना किसी क्राइटेरिया के बढ़ाया गया। साहब जो लाभ मिले हैं इस देश में, जिनके ऊपर वोट की राजनीति होती थी, इससे पहले कभी नहीं मिला। यानी राम राज्य की जो दृष्टि थी कि नागरिक एक उस तरह से
तो उसके 14 बाद। तो ये बताइए कि 2014 के पहले पद्म पुरस्कार किन लोगों को मिलते थे? दिल्ली की एलीट क्लास को। आज जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जिमखाना का विवाद, जिमखाना क्लब टाइप। अब बताइए, हमें तो हमारे लिए आश्चर्य है कि जिसमें देश का टॉप एलिट इन्फ्लुएंशियल क्लास बैठता है, उस पर 48 करोड़ का बकाया है, और तब भी उसको दम है कि नहीं हमें चलने दो 27 एकड़ की जमीन में। उसको बनाया था अंग्रेजों ने जिस मकसद से। उसका एक मजेदार प्रसंग, एक मैं अमेरिकी किसी लेखक का पढ़ रहा था, जो यहाँ जिनकी पोस्टिंग हुई थी वो CIA से जुड़े थे, कि वहाँ बैठकर स्पिनोज का काम वो करते थे कि रशियन टैंक यहाँ से कैसे आए। हमारे देश का एलिट क्लास वहाँ बैठा करता था ना। जी जी, 14 के पहले ब्यूरोक्रेसी में टॉप लोग कैसे 1 घंटा दस्तखत करने के लिए गए, बाकी आकर गोल्फ खेलते थे। ये तो ये कल्चर था, ये कार्य संस्कृति थी। दूसरी कार्य संस्कृति जो सबसे महत्वपूर्ण देन है एरा की, 14 के बाद की, दलालों की संस्कृति हर मंत्रालय में और दिल्ली के 5 सितारा होटलों में कैसे रहा करती थी, उस पर बड़े विवरण लिखे गए हैं। उस पर मुझे कहने की और ऑडियो टेप से लेकर सबकी मुझे इजाज़त देंगे तो बड़ा समय लगेगा उसमें। पर अब हम 5th इंडियन रिवोल्यूशन यानी चिप्स बनाने से लेकर सब पर काम करें। एक चीज़ का और मैं उल्लेख करना चाहूँगा, अभी 25 में प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया विजिंजम बंदरगाह का केरल में। उसका महत्व समझिए ब्रजेश जी, वो पहला डीप वाटर पोर्ट है आपका, हिंदुस्तान का पहला वहाँ पर पिछले साल जून में जहाज आया, जिसमें लगभग 4 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा 24,000 ट्रक आ सकते हैं। उसी तरह का बधावन में बन रहा है महाराष्ट्र में, और एक शुरुआत आपके अंडमान निकोबार के लिए 3 ऐसे पोर्ट। इन पोर्टों का पहले महत्व बता दूं। पहले क्या होता था, आपका सामान जब आता था तो ये सिंगापुर उतरता था, ये हबन टोटा उतरता श्रीलंका में, फिर जेवेन अली UAE में उतरता था, वहाँ से दूसरे जहाज़ों से लाया जाता था। हर मतलब उस पर कहते हैं वो बॉक्स ढूंढे थे, $100 का शायद अतिरिक्त खर्च लगता था, यानी देर से सामान आता था, उस पर भारी खर्च और पड़ता था। वो सब कैसे चलता रहा, जबकि छोटे छोटे देशों ने पोर्ट डिपोर्ट बना लिया। आज जब हमने तय किया कि हम बड़ा पोर्ट बनाएंगे, और उस पोर्ट के पीछे भी कहानी है, कांग्रेस के उमन चांडी ने उसकी नींव डाली, CPM सत्ता में आई, वो नाराज हुए। कांग्रेस को उमन चांडी ने चुना, देश के एक उद्योगपति को, जिनके नाम पर बहुत फिर बाद में राजनीति होने लगी, उस समूह को उन्होंने चुना था। फिर आकर के इन्होंने एक हाई कोर्ट के जज में कमेटी बना दी, कमेटी ने भी देखा, सब कुछ सही पाया। फिर इनको लगा तो लाइफ लाइन है हमारे लिए, फिर CPM के लोग लग गए उसमें तेजी से करने में। फिर उस वक्त जो आज मुख्यमंत्री हैं, ये भी जब मोदी जी ने लोकार्पण किया तो उपस्थित थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने 5 वर्षों कोई हड़ताल नहीं की है, और उम्मीद है कि आप भी आएंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम राज्य का विकास चाहते हैं। ये कल्चर, और अडानी पोर्ट को उन्होंने चुना था, यानी इट वॉज उमन चांडी, और इन लोगों ने और बनाए रखा, उसका और एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत के विकास के लिए जरूरी है। वो बधावन में जो बनना, ये सब चीजें 50 वर्ष पहले बननी चाहिए थी। बाहर से सामान आने में कितनी परेशानी आपको होती थी, और 3 राज्यों की तेज प्रगति, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, वो केरल के इस प्रयास से जुड़ी है, क्योंकि वो 10 नॉटिकल माइल्स ही दूर है मेन स्टेट से जी। और चाइना का जहाँ असर है, आज हमारे उसमें बन रहा है ये अंडमान निकोबार जी, तो उसके लिए आवाज़ आज उठनी शुरू हो गई। और किस तरह के PIL हमारे यहाँ लगते हैं, नया संसद बने, चाहे आपका गुजरात में वहाँ पर सरदार पटेल की मूर्ति बने, या ये लगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने PIL पर टिप्पणी की है। मैं वो दोहराना नहीं चाहता कि PIL क्या है, डिफाइन किया है 4-5 में, वो देश को जानना चाहिए। क्या होर्मुज के अनुभव के बाद भी भारत सीखेगा नहीं, वो अपनी चीज़ों को मजबूत नहीं बनाएगा? ये विजिंजम का मैं आपको बता रहा हूँ। भारत आज वहाँ खड़ा है जिसके बारे में मैं कहूँ कि किशोर महबूबानी, वन ऑफ द दुनिया के बेस्ट थिंकर्स में से, जो सिंगापुर के राजदूत रहे आपके वहाँ पर अमेरिका में, उन्होंने एक जगह लिखा, शेक्सपियर वॉज राइट, ही सेड देयर इज टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन विच टेकन एट द फ्लड्स लीड टू फॉर्चून। मनुष्य के जीवन में एक तरह से वो जल प्रलय और प्रवाह और वो तेज धारा आती है, ये जो उसको ऊपर पहुंचा देती है। सच ए टाइड हैज नाउ रिच्ड इंडियाज सोर्स।
अब ये टाइड भारत के किनारे पहुंच गया है। इफ़ इंडिया डिसाइड्स टू सेल आउट ऑन दिस टाइड इट विल अचीव ग्रेट फॉर्चून। ये उन्होंने 21 में लिखा था, मोदी एरा में। उसी वक्त उन्होंने दूसरी चीज़ लिखी कि भारत कैसे दुनिया की मॉरल लीडरशिप कर सकता है। बहुत लंबा है, मैं नहीं जाना चाहता, पर फरीद जकरिया ने श्रीलंका से निकलने वाले संडे ऑब्जर्वर में 23 में लिखा कि भारत हैज रीच्ड, पता नहीं कैसे। किशोर महबूबानी ने भी कहा कि मोदी जी ने कैसे साकार कर लिया है। He recently said that he does not know how Modi did it, but he had woken up sleeping giant. ये फर्क है। He said that India is now at the most promising moment in history and that nobody can argue that India is an economic powerhouse. ये 23 की बात है उनको। In this new great game of 21st century, only one static matters, the size of country's GNP. The great game in 21st century is economic contest. और यही तो 14 के बाद सरकार कर रही है। दिसंबर 25 में एक लास्ट चीज कह दूं फिर, फरीद जकरिया जो आपके दुनिया के फॉरमोस्ट कॉलमनिस्ट और विचारक में से हैं, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में एक टीवी चैनल से, लीडर्स स्टार्ट टू लूज आफ्टर 10 years, which leads to their downfall. You do not see that in Modi's case. He does not seem to be fatiguing. अब मैं भारत के संदर्भ में इसको कह दूं, पंडित जी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे 52 से 57 तक, 57 से 62 के बीच कैसे चीज़ें डिटोरिएट होने लगी। मैंने बताया कि किस तरह से कृष्ण मेनन को लेकर बाकी चीज़ों मेरे ख्याल से इस्तीफा तक मांग लिया गया था कि अगर आप कृष्ण मेनन को हटाने के लिए राजी नहीं हो तो आप छोड़ दें। भाई हमारे वो महावीर त्यागी वगैरह ये सारे लोग नहीं, वहाँ के जो उड़ीसा के हरे कृष्ण मेहताब जी, वो गए पंडित जी को बताने के लिए। उन्होंने मना कर दिया था पहले, जो सुनता हूँ कि कृष्ण मेनन को नहीं हटाया जाए। तो वो कहने गए कि सर अगर ये स्थिति होगी तो लोग कह सकते हैं फिर आपके लिए। ये स्थिति पहुंच गई थी। और इंदिरा जी 71 में कहीं अपने हे डे पे थी, 73 आते आते तक वो टाइट खत्म होने लगी पॉपुलरिटी की। इंडिया इन क्राइसिस, आपातकाल, सब वो आपने उसके बाद देखा। राजीव जी 84 में आते हैं इतनी बड़ी सीटों के साथ, 87 आते आते ग्लोरी खत्म होने लगा था। यानी पंडित जी जिनकी आभा एक अपनी अलग थी, जो आज़ादी की लड़ाई के बाद एक उसमें आए थे, तब भी वो कैसे कुछ वर्षों बाद 7-8 वर्षीय होते हुए धीरे धीरे, या उससे पहले भी थोड़ा सवाल उठने लगे, वो चमक होने लगे। बाद के लोगों ने तो 2-2.5 वर्षों तक, पर 10 वर्षों तक आज भी अकेले प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलरिटी देखनी हो तो कई सर्वे इधर मैंने देखा, जब उन्होंने देश को आह्वान किया कि भाई ये तेल घटाना है, ऐसे करना है, ये काम करना है, तो देख लीजिए पॉपुलरिटी उनकी। क्योंकि देश के कॉमन मैन को यकीन है, हर नाराजगी के बाद जो लोकल नेता करते हैं उसकी भी नाराजगी उन पर आती है कि नहीं, ये आदमी हमारा है, इसका कोई परिवार नहीं। देश के सोचने का ढंग निराला है ये ब्रजेश जी, लोग ये नहीं समझ सकते। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो लोगों से खुद का कांटेक्ट है वो अद्भुत है। मन की बात में 134 एपिसोड, और उसके सब्जेक्ट्स कभी कभी जाकर देखिए, किस तरह के वेराइड सब्जेक्ट्स, जिनका नाम उन्होंने ले लिया, जिसके काम का वो नायक बन गया अपने इलाके में, और किसका नाम लिया कि जो बिल्कुल गरीब गुरबे, जिनकी कोई पहचान नहीं। परीक्षा पे चर्चा, विद्यार्थियों से तो कोई संपर्क नहीं करता था। 8 संस्करण, आज लोग विद्यार्थियों पर और ये भ्रष्टाचार जो पेपर लीक हो रहे हैं इस पे चर्चा करते हैं। होनी चाहिए, पेपर लीक के लिए सरकार अपना जो प्रयास कर रही है गवर्नेंस में करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। पर आप भूल जाते हैं कि इस देश में खुली नकल कराने की किसने व्यवस्था की? जाति पर वाइस चांसलर बनाए जाए, जाति पर प्रोफेसर बनाए जाए। ये शुरुआत कब से हुई साहब? 60 से शुरुआत हुई। राजनाथ सिंह जी को चुनाव हारना पड़ा क्योंकि वो ईमानदारी से परीक्षा कराना चाहते थे। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, लोगों ने खुला आह्वान किया। नीतीश जी के आने के बाद फिर भी चीजें कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। नहीं तो बिहार वगैरह क्या था साहब, 400 लड़के अगर परीक्षा दे रहे हैं तो 40,000 गार्जियन नकल कराने के लिए होल्ड कर रहे हैं, और सब स्टेट स्पॉन्सर्ड होता था, कोई कुछ ना बोले। देश में पेपर बेचने, लीक करने की घटनाएं कब से शुरू हुई, किसी को इतिहास जानना चाहिए। वाइस चांसलर्स कैसे यूपीए काल में नियुक्त होते थे, ये जानना चाहिए। पर ये बड़ा खराब लक्षण है। और आज भी देखिए ये जो पेपर वगैरह लीक का हो रहा है, इसको प्रायोरिटी पर रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन और होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। पर आपने किसी रोग को इतना गहरा और गंभीर बना दिया है कि हमारा मानस समझ रहा है कि हम कुछ भी पैसे से कर सकते हैं। ये मानस आपकी देन है। ये 14 के पहले लगता था कि हमारे पास पैसा है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
ये हुआ है साहब। क्या कन्विक्शन रेट था किन चीज़ों में, मैं विस्तार पे नहीं जाना चाहता। इसके अलावा मोदी जी का मैं बताऊं कि भारत स्वतंत्रता दिवस भाषण तो वो एक अलग है, राष्ट्र के नाम संबोधन जो सीधे लोगों से कांटेक्ट है, ये लगभग 20 से 30 के बीच में आकलन कल कर रहा था, है हर बड़े मुद्दे पर है। और दुनिया के संसदों को 17 संसदों को उन्होंने अब तक खुद संबोधित किया है। अगर कांग्रेस जमाने में जितने प्रधानमंत्री हुए जोड़ दिया जाए तो शायद उसके बराबर हो गया या उससे अधिक ही होगा। और 32 से अधिक देशों से सम्मान ग्रहण किया है। इसे ये जो आप सारे आंकड़े गिना रहे हैं, ऑब्वियसली मोदी के एज प्राइम मिनिस्टर सक्सेस जो रहे हैं उसकी ये सारी की सारी गवाहियाँ हैं। लेकिन एक जो बड़ा नैरेटिव जो है वो ये है कि इंडिया को डीकोलोनाइज करना इन रियल टर्म्स। मुझे लगता है कि इस पर बात धीरे धीरे हो रही है। हम जो है अगले हिस्से में आपसे ये समझना चाहेंगे कि मोदी कैसे जो है इस देश में डीकोलोनाइजेशन की जो मूवमेंट है उसको सबसे तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए इंडिया को डीकोलोनाइज पूरी तरीके से, देखिए देश तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो कॉलोनियल माइंडसेट जो था वो नहीं जा रहा था, जिसकी बात यहाँ तक कि नेहरू ने भी की थी कि भाई कॉलोनियलिज्म को रियल सेंस में ख़त्म करना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कॉलोनियल जो इम्प्रिंट्स थे वो लंबे समय तक इस देश में बने रहे। मोदी एज ए डीकोलोनाइजर कैसे सक्सेसफुल हुए इसको हम समझना चाहेंगे आपसे अगले एपिसोड में। जरूर। धन्यवाद।